क्वालिटी का मतलब क्या है? अब थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर क्वालिटी का क्या मतलब है, राइटिंग का मतलब क्या है। राइटिंग का क्या मतलब, आप एकदम बुनियादी बात है, ये कोई नई बात नहीं। आप स्वयं बताइए कि राइटिंग का क्या मतलब है। सबसे पहले मतलब क्या है, मान लिया कि 20 अंक का सवाल है या 10 अंक का सवाल है, तो आपको कितने में लिखना है? 150 शब्द में लिखना है, और इसको 250 शब्द में लिखना है। तो राइटिंग का क्या मतलब है? जैसे मान लिया कहा जाए कि भक्ति काव्य या संत काव्य का मूल्यांकन करें, ये सवाल आ गया। मूल्यांकन, प्रश्न को कितने में लिखना है? 150 शब्द में। तो राइटिंग का क्या मतलब है कि जो नॉलेज है आपका इतना गहरा हो कि शब्द कम खर्च नहीं और पूरी बात आप बता दें। नॉलेज का क्या मतलब होता है? जितना अनुभव गहरा होगा उतना ही शब्द कम खर्च होंगे, नहीं। और जितना अनुभव कम होगा शब्द को क्या करना पड़ेगा? एक ही बात को कहने के बहुत सारे आपको पेज भर जाएगा, है ना। तो सूत्र रूप में कहना ये तभी संभव है। 150 शब्द में कौन लिखेगा? जिसको नॉलेज है, इसको पूरा वो जानता है, विषय की गहरी जानकारी, विषय की संपूर्ण जानकारी, तब वो 150 शब्द में लिख पाएगा। 150 शब्द में आप भी लिखेंगे लेकिन कई सारे विषय छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? या तो विषय का कम नॉलेज हो या लेखन प्रैक्टिस कम। शब्दों की तो भी तो अपनी ताकत है। तो शब्दों की ताकत यानी शब्द का जो प्रबंधन है वो तभी हो पाता है जब आप क्या करेंगे, 150 शब्दों में सारी बात लिख दें, प्लस हैंड राइटिंग भी, लिखावट भी, और संपूर्णता में बता देना भी, उसी में तुलना भी कर देना, उसी में पैराग्राफ छोटे छोटे भी रखना, नहीं, छोटे छोटे पैराग्राफ, और पहली लाइन से ही परीक्षक क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। तो प्रभावित हो जाए, परीक्षा किससे नहीं प्रभावित होता कि बहुत कठिन और आतंक पैदा करने वाले शब्द आप लिख रहे हैं। सरल शब्दों में भी बहुत ताकत होती है, विषय को तो जस्टिफाई कर दीजिए। राइटिंग का ये कदापि मतलब नहीं है कि कठिन शब्द आप प्रयोग कीजिए, सरल शब्दों से भी आप अपनी बात कह सकते हैं और तथ्य की कोई गलती न हो। जैसे इन्होंने कहा कि अध्यात्म राम, तो वहाँ पे गलत हो गया तथ्य। सही तथ्य हो, सही कंसेप्ट हो, कम शब्द हो और ट्रांसपेरेंट हो। मतलब आप कह रहे हैं और आपकी कॉपी जा रही है परीक्षक के पास, बीच में कोई नहीं है, आप नहीं समझाने वाले, आपकी कॉपी ही आपको क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। तो जब परिभाषित आपकी कॉपी कर रहा है तो परीक्षक को तो सब पता हो जाना चाहिए आपकी कॉपी को देख करके। कॉपी रिफ्लेक्ट करे, सुंदर भी लगे, छोटे छोटे पैराग्राफ भी, प्रश्न के संदर्भ में लेखन हो, पूछा जा रहा है कुछ लिख रहे हैं कुछ, या जितने पिक्चर हैं मतलब जितना उसका आधार है, जितने टूल्स हैं, जितने पॉइंट्स होने चाहिए उतने से कम है। तो ये कैसे होगा? पढ़ने से भी होगा। अब कोई कहे कि केवल राइटिंग प्रैक्टिस से नहीं होगा, जानकारी भी तो बढ़ाना है, जानकारी भी बढ़ाना है। और लिखने में ये जो शब्दों की जो ताकत है ना, वो धीरे 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 मुझे जो महसूस होता है वो थोड़ा स्तर औसत रूप से, किसी स्पेसिफिक किसी एक व्यक्ति का अच्छा हो जाए उससे नहीं। यानी हमने अगर 50 कॉपी चेक की तो पहले से अब कॉपियों में क्या लगता है कि थोड़ा स्तर कम हुआ, ये महसूस होने लगता है ना। चूँकि हम 2005 से देख रहे हैं स्थितियों को, अब देखते हैं कि नहीं, लेकिन आप तो यही उम्मीद से लिखेंगे। नहीं, आपके लिए तो कैरियर, आपके लिए तो एक एग्ज़ाम क्या है, जीवन को चाहे इधर रखे चाहे उधर रखे, पास कर गए तो जीवन दूसरी दिशा में चला गया। तो आपके लिए तो एक ही अटेम्प्ट, उनके लिए तो एक कॉपी है, लेकिन आपके लिए तो पूरा लाइफलाइन है वो। नहीं, आपके लिए केवल कॉपी नहीं है। वो लापरवाही बरतते हैं तो आप दोष दे सकते हैं कि भाई ईश्वर का दोष, लेकिन आप क्यों लापरवाही बरतेंगे? कठिन और सरल दोनों का ही सामंजस्य हो। ज़्यादा कठिन होगा तो हो सकता है कि न समझा पाए विषय को, इसके भी खतरे हैं, है ना। कि अगर बहुत ज़्यादा कठिन है तो इसके खतरे हैं कि विषय क्या हो जाए, गौण हो जाए, और शब्द में क्या हो जाए, अलंकार ज़्यादा हो जाए। हाँ, अलंकारिक शब्द नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास कॉपी जाए, मान लीजिए आपके पास चली जाए 8वीं की कॉपी, तो आप किसको अंक देंगे? जो शुद्ध लिखा है, जिसकी राइटिंग सुंदर है, जिसके छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, है ना, जो आपको प्रभावित करता है। तो ठीक वैसे ही आपकी कॉपी उनके पास जाती, वो भी यही चाहते हैं। आप जो है कुशल गृहिणी की तरह
आपके पास जो व्यंजन है उससे बनाते हैं और वो रोचक भी हो, वो स्वादिष्ट है ना, वो विषय को कन्विंस भी करे, परीक्षक को भी करे। ठीक वैसे ही एक सामान्य ही व्यवहार है, हर व्यक्ति ऐसा ही चाहता है और आपको भी यही चाहिए कि हम अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, हम परीक्षक को ध्यान में रखते हुए लिखिए। आप एक प्रश्न मिला है, उसका उत्तर हम कैसे समझा पाए, क्योंकि आप तो है नहीं कि जी हमने ये लिखा है आप ऐसा समझिए, आपकी कॉपी ही समझा रही। अब कॉपी समझा रही तो कॉपी कैसे सुंदर लगेगी। मान लिया कि कोई अवधी भाषा में लिख रहा है तो अवधी का हो सकता है कि कोई विद्यार्थी भारत का नक्शा बनाए और अवधी क्षेत्र को दिखा दे, परीक्षक को कैसे प्रभावित कर रहा है। बातें उतनी ही रहती हैं, कोई कम या ज़्यादा नहीं लिखता। मान ले कोई बहुत अच्छा लिखा तो 80% लिखा, आप 70% लिखेंगे। बस जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, तुलना का जो तरीका है, परीक्षा को आप कैसे प्रभावित करते हैं, मामला बस यही। कैसे पहले वाक्य से प्रभावित करते हैं, कैसे उदाहरण लिख के प्रभावित करते हैं। यानी कंसेप्ट की गलती तो नहीं ही होनी चाहिए, तथ्य की गलती नहीं होनी चाहिए। अब जब तथ्य की गलती नहीं और औसत रूप से आप बेहतर लिखते हैं, औसत रूप से भी आप लिख जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। क्योंकि मेरे कहने का आशय ये था कि मुख्य परीक्षा में क्वालिटी कम हो गई है तो आपके लिए चांस बढ़ गए। पीटी में अगर चांस कम हो रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो भाई जो वो एक अलग माहौल है, लेकिन मुख्य परीक्षा में इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो मेरे कहने का आशय था कि मुख्य परीक्षा में अगर कोई लौटता है विद्यार्थी तो बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा कहाँ टिकी हुई है, हाँ पीटी में तो माना जा सकता है कि लाखों में है, लेकिन मुख्य परीक्षा में लिखने वाले लोग और अच्छी कॉपी देने वाले लोग वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए उसमें जो भी अच्छा लिख रहा है वो पास कर जा रहा है। मेन एग्जाम में जिसकी भी थोड़ी पकड़ है और सभी प्रश्न वो अटेम्प्ट कर रहा है और औसत रूप से बेहतर लिख दे रहा है, मतलब बहुत अच्छा को तो छोड़ ही दीजिए, एवरेज भी अच्छा लिख रहा है तब भी वो पास कर जाएगा, है ना। उसी में कोई अच्छा लिख दिया तो उसके बहुत अच्छे आ जाएंगे, 200 प्लस आ जाएंगे। 60% अंक लाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। विषय की सही सही जानकारी, और जानकारी का मतलब ये है कि भटकाव न हो। आप अपने सिलेबस को छोटा रखिए। कहने का मतलब मैंने कल भी कहा था कि बाजारू सामग्री से भयभीत नहीं होना है कि भाई देखिए ये पूछ दिए। जैसे पढ़ना है आपको, मैंने कहा कि आदिकाल में ये 6 रचनाकार पढ़ने है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हेमचंद्र जैन कवि में पढ़ने हैं तो एक और कवि आप स्वयंभू को भी पूरा 4 पेज पढ़ जाइए। तो ये तो कहने का, ये तो अपना विषय स्वयं बढ़ाना हुआ। आप डर के क्या करते हैं, अपने सिलेबस को क्या बढ़ा लेते। आप अपना पाठ्यक्रम देखिए, पूछे गए प्रश्नों को देखिए और जो कहा गया है, जितना बताया गया उतना ही पढ़िए। अब पाठ्यक्रम 5 महीने में 4 महीने में तैयार होने वाला, आप स्वयं ऐसा कर देते हैं कि पाठ्यक्रम आपका 1 साल में तैयार हो, क्योंकि आपने विस्तार दे दिया है। क्यों दे दिया है, डर और लोभ से दे दिया है। तो समय तो मांगता है, अनावश्यक दे दिया है जिसका कोई मीनिंग नहीं। अब सूरदास पढ़ना है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि औसत छाप के सारे कवियों पर आप 2-2 पेज लिखिए, ज़रूरत क्या है। और भ्रमर गीतसार को छोड़ दीजिए, नहीं। तो ये अगर करने लगते हैं तो सफलता क्या होती है, फिर आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि वाइज अध्ययन भी जरूरी है ना। आपकी बुद्धि ये कहती है, और बुनियादी बुद्धि यही कहती है कि जो पाठ्यक्रम कमीशन ने दिया है उसी पर क्या रहें हम केंद्रित। अपने से हम पाठ्यक्रम न बढ़ाएं। अपने से पाठ्यक्रम बढ़ाएंगे तो 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, फिर कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि पढ़ना बहुत है, जीएस में पढ़ना है, कई सारी चीज़ें पढ़नी, तो इसलिए पाठ्यक्रम को क्या रखा जाए। अब बिहार पीसीएस में सीधा सीधा एक सवाल सब में पूछता है, इसकी विशेषता बताइए। तो आपको डिटेल, अब बिहार पीसीएस जो दे रहा है वो डिटेल क्यों पढ़ेगा, ज़रूरत है। अब केशव दास पर टिप्पणी तो पूछा ही नहीं जाएगा कभी बिहार पीसीएस में। अब कोई विद्यार्थी बिहार पीसीएस का देख लिया नोट्स, अच्छा केशव दास भी है, कहीं पूछ दे, डर गया, और डर गया केशव दास ही तैयार करने लगा। तो अनावश्यक जब आप तैयार करने लगेंगे तो अपना सिलेबस क्या होगा, फिर तो कहाँ से होगा 4-5 महीने में। आपसे पद्माकर नहीं पूछा जाएगा, आपसे देव नहीं पूछा जाएगा, केशव दास भी नहीं आएगा। आपसे बिहार पीसीएस में क्या आएगा, रीति काल का नामकरण, रीति काल की विशेषता या रीति मुक्त काव्य की विशेषता, हो गया ख़त्म। इतना छोटा सा है
है ना, वही 2-3 सवाल बनते हैं। आप डर के अपना पाठ्यक्रम बढ़ाएं नहीं, है ना। जो आपका पिछले साल के सवाल कह रहे हैं उतना ही पढ़िए और फोकस पढ़िए तो हो जाता है।